सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 5 कार्य ऊर्जा शक्ति, इसमें संघट्ट वाला जो हमारा पिछला लेक्चर हुआ था आपने वो देख लिया होगा। उस लेक्चर के आगे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ कहाँ तक किया था मैं आपको बता दूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संघट्ट की परिभाषा, संघट्ट के प्रकार, ठीक है ना, और एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात वस्तुओं की चाल क्या हो जाती है, इस डेरिवेशन को ड्राइव किया था। ठीक है ना, मैं वहीं से इसको उठा रहा हूं। तो एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात ए की चाल कितनी निकली थी? V1 बराबर m1 माइनस m2 इंटू u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। बी की चाल कितनी निकली थी? V2 इक्वल टू 2m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू u2। ये थी एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के बाद वस्तु ए की चाल और ये थी बी की चाल। m1 m2 उनके द्रव्यमान है वस्तुओं के जिनमें संघट्ट हो रही है, u1 और u2 उनकी प्रारंभिक चालें हैं, संघट्ट के पूर्व की चालें। ठीक, अब इसमें हमें कुछ विशेष स्थितियां पढ़नी है, ये आपको परीक्षा में विकल्प में पूछी जा सकती है, तो इसका हमारे लिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर करना है। ठीक है ना, विशेष स्थिति आप सभी समझ रहे हैं ना। अब विशेष स्थितियों में देखिए हमारे पास क्या केस आता है। मान लीजिए विशेष स्थितियों में नंबर 1, मान लीजिए m1 बराबर m2, माने दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान है। मानो दोनों के द्रव्यमान कैसे हैं? समान है, समान है। मतलब अर्थात मान लीजिए आप ऐसी वस्तु में संघट्ट कर रही हैं कि m1 बराबर m2 है, मान दोनों के द्रव्यमान समान है। जैसे कंचे आते हैं ना मार्केट में, एक से कंचे, उनमें संघट्ट हो रही है, मान लो इस टाइप से। मतलब विशेष स्थितियों में सबसे पहला है जब दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान हो तो देखते हैं क्या बनेगा। अगर दोनों के द्रव्यमान समान होंगे तो V1 की वैल्यू क्या आएगी? V1 की वैल्यू हुई, देखो दोनों बराबर है, दोनों को मैंने m मान लिया, m1 का मान भी है, मैं m2 का मान भी है, दोनों समान है, तो यहाँ पर आ जाएगा m माइनस m अपॉन m प्लस m इंटू u1। यहाँ पर आएगा 2m u2 अपॉन m प्लस m। इनको हल करो तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, m में से m गया तो जीरो, तो जीरो हो गया, और ये वाला भाग कितना बचेगा? 2m u2 बटे 2m, 2m से 2m कट गया, तो आंसर आ गया u2। देखो ध्यान देना बच्चों, u2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समान द्रव्यमान के दो वस्तुओं में एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट होती है तो संघट्ट के बाद वस्तु B का जो संघट्ट के पहले वेग था वो A को प्राप्त हो जाएगा। ये क्या है? V1 क्या है? A की चाल, तो A की चाल जो है वो संघट्ट के पूर्व जो B की चाल थी उससे रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, माने V1 बराबर क्या हो जाएगी? U2। अब दूसरा देखते हैं V2 की वैल्यू क्या आएगी? V2। इसी प्रकार अगर हम इसको सॉल्व करें, V2 को सॉल्व करें, तो यहाँ ध्यान देना ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर V2 बराबर E1 आ जाएगा। एवं यहीं पर सीधा लिख देते हैं, एवं V2 बराबर आ जाएगा U1। ये ठीक है ना। माने बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में, एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के बाद अगर समान द्रव्यमान के दो वस्तुएं संघट्ट करती हैं तो संघट्ट के बाद उनके वेग आपस में बदल जाएंगे, उनके वेग आपस में बदल जाएंगे। V1 U2 हो जाएगा और V2 U1 हो जाएगा। U1 क्या था? संघट्ट के पहले वस्तु की चाल, और V2 क्या थी? संघट्ट के बाद B की चाल। U2 क्या है? संघट्ट के पहले B की चाल। V1 क्या है? संघट्ट के बाद A की चाल। मतलब B की चाल A को प्राप्त हो गई और A की चाल B को प्राप्त हो गई। ठीक है ना, उनकी चालें जो है वो क्या होती हैं? आपस में बदल जाती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, मैं एक बार फिर से बोल दूं, दो समान वस्तुओं की, समान द्रव्यमान वाले वस्तुओं की एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात उनकी चालें आपस में बदल जाती हैं। क्या? फिर से देखिए, एक समान द्रव्यमान वाले दो वस्तुओं की एक विमीय प्रत्यास्थ संघट्ट में संघट्ट के बाद उनकी चालें आपस में बदल जाती हैं। ठीक, अब चाल बदल जाती है मतलब
चाल के साथ क्या जुड़ी होती है, गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा, यानी कि ऊर्जा का सबसे ज्यादा स्थानांतरण हो जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं आ रही हैं ए और बी, अब ये चली आ रही हैं, अब मान लीजिए इसमें टकराती है तो इसकी चाल इसको मिलेगी, इसकी चाल इसको मिलेगी, मतलब इसमें ऊर्जा ज्यादा है, ये स्पीड से आ रही है, E1 ग्रेटर देन E2 से, तो स्पीड से, तो इसकी ऊर्जा किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, माने इसकी ऊर्जा इसमें स्थानांतरित हो जाएगी बी में। अब इस फैक्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अब देख, अब मैं जो उसको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। इस फैक्ट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में, किसमें, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक न्यूट्रॉनों का उपयोग ईंधन के परमाणु को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब सोचिए कितने महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या कहां पर किया जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में जो मंदक न्यूट्रॉन होते हैं जो उनकी बमबारी की जाती है हाइड्रोजन नाभिकों पर, तो क्या होता है, हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। हाइड्रोजन नाभिक का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। तो जब न्यूट्रॉन जाकर के हाइड्रोजन नाभिक से टकराता है तो उसकी पूरी ऊर्जा किसके स्थानांतरित हो जाती है, हाइड्रोजन नाभिक को, और इसके प्रभाव से हाइड्रोजन नाभिक विकसित हो जाता है। तो इस फैक्ट का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में, कहां पर बच्चों, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन परमाणु को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना, इस फैक्ट का प्रयोग, ठीक है ना। चलो अब अपन आते हैं इसके आगे। तो अपन ने क्या देखा कि समान द्रव्यमान के दो वस्तुओं में अगर प्रत्यास्थ संघट्ट होती है तब क्या होता है, तब उनकी चालें आपस में क्या होती हैं, बदल जाती हैं, ठीक है ना, बदल जाती हैं। अब चलिए, अब अपन दूसरी विशेष स्थिति पर आते हैं, दूसरी विशेष स्थिति पर, है ना, दूसरी, दोनों के द्रव्यमान तो समान वाली हो गई है ना, तब है ना। दूसरी स्थिति देखते हैं। दूसरी स्थिति, यदि बी ब्राह्म्य हो, यदि बी कैसी हो, ब्राह्म्य हो। अब देखते हैं क्या होता है। अर्थात अर्थात इन दिस केस, अर्थात मान लीजिए U2 का मान 0 है, अर्थात U2 0 है, बी ब्राह्म्य है, मतलब दो वस्तुएं आ रही थी ना, ए और बी, ये ए और ये बी, ए आ रही थी, अब ये लेकिन रखी है, इसका वेग 0 है, मतलब ये नहीं चल रही है, चल के आके इससे टकराती है, ठीक है ना। ए आती है और ए आकर के किससे संघट्ट करती है, बी से संघट्ट करती है, ए आकर बी से टकराती है। अब देखते हैं क्या होता है, तो E2 का मान 0, तो ए वाला पोर्शन 0 हो जाएगा और ए वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। ये तो आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, आती होगी। कौन कौन 0 हो जाएंगे, ए 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा। अब मैं इस कंडीशन को और विशेष बना देता हूँ। यदि बी बराबर होता है E2 बराबर 0 तथा एक कंडीशन उसमें लगाते थे M1 बराबर M2 हो, माने समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में संघट्ट हो रही है। किस प्रकार से संघट्ट हो रही है कि दूसरी वाली स्थिर है, माने समान द्रव्यमान की एक वस्तु ए स्थिर अवस्था में रखी दूसरी वस्तु बी से टकराती है। अब क्या होगा, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1, तो V1 की वैल्यू M1 माइनस M2, यहाँ पर M माइनस M हो जाएगा अपॉन M प्लस M इंटू U1 और प्लस 2M2 इंटू 0 अपॉन M प्लस M, यहाँ पे M का देते हैं, ठीक है ना। तो देखो M माइनस M, तो 0 बचेगा, तो 0 में इसका भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, टोटल आंसर क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये V1 क्या है, पहली वाली वस्तु की संघट्ट के बाद चाल है। इसका मतलब हुआ कि यदि समान द्रव्यमान की एक वस्तु, समान द्रव्यमान वाले दो वस्तु हैं, उनमें से एक वस्तु ब्रह्म अवस्था में रखी दूसरी वस्तु से टकराती है, तब पहली वाली वस्तु रुक जाएगी, पहली वस्तु क्या होगी, रुक जाएगी, पहली वस्तु रुक जाएगी, ठीक है ना। अब V2 की मान क्या होगा, V2 इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ 2M इंटू U1 बटे M प्लस M और प्लस यहाँ पर आएगा M माइनस M अपॉन M प्लस M इंटू U2, यहाँ से देखो तो ये पोर्शन तो 0 हो जाएगा ना, M माइनस M 0, ये वाला बचेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2M अपॉन 2M इंटू U1, ये कट जाएगा, आंसर आएगा U1। इसका मतलब क्या हुआ कि V2 में दूसरी वस्तु की चाल पहली वाली की चाल के बराबर हो जाएगी। भाई क्या हो गया, पहली वाली वस्तु रुक जाएगी, और दूसरी वाली वस्तु की चाल पहली वाली वस्तु की चाल के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपन को ध्यान रखना है। तो क्या आया, अपन ने क्या देखा इसमें कि यदि समान द्रव्यमान की दो वस्तुओं में से दूसरी वस्तु मान लो स्थिर है और पहली वस्तु आकर के उसे संघट्ट करती है,
तो पहली वस्तु रुक जाएगी और दूसरी वस्तु पहली वस्तु की चाल से आगे बढ़ जाएगी। क्लियर होगी ना बात? क्या फिर से बता देते हैं, यदि मान लो दो वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, अब दूसरी वस्तु विरामावस्था में है और पहली वस्तु आकर उसे संघट्ट करती है, तो पहली वाली वस्तु रुक जाएगी और दूसरी वाली वस्तु पहली वाली वस्तु के चाल से चलने लगेगी। इसका प्रयोग कहाँ देखा आपने? देखा हो, मुझे नहीं पता आपने देखा आपने दिखाई थी। ऐसे ये मेटल के गोलियां आती हैं, एक प्रकार का एक सुंदरता दिखाने के लिए मेटल की गोली, ये वाइब्रेशन करती है। तो क्या होता है, जब इसको वाइब्रेट करते हैं, यहाँ से छोड़ते हैं और यहाँ से लौट के यहाँ से टकराती है इसमें, तो ये बढ़ जाती है और ये रुक जाती है। ये होता है अपने आप। बड़ा मजा आता है इसको देखने में। अगर कहीं पर सिस्टम देखा होगा आपने, या आपने कभी कंचे खेले हो, कंचे, तो आपने देखा होगा एक कंचा आया, हमने खेला और ये आकर से टकराया, तो पता चला ये यहीं पर थम गया और ये बढ़ गया। ऐसा भी होता है, ये कंचा यहाँ पर आकर के थम जाता है और ये क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाता है इसकी चाल से। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन है। ठीक है ना, दूसरी कंडीशन है, आप इसको समझ गया होंगे। क्या देखा दूसरी कंडीशन हमने? यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान समान है और दूसरी वाली वस्तु काय में है, विरामावस्था में, पहली वस्तु आकर से क्या करती है, टक्कर करती है, तब क्या होता है, तब ये होता है कि पहली वाली वस्तु जो है वो रुक जाती है और दूसरी वाली वस्तु पहली वाली वस्तु की चाल से चलने लगती है। ठीक है ना, अब यही कंडीशन अब आगे देखते हैं, इसी कंडीशन को आगे देखते हैं। कहाँ देखते हैं? अब ये 2.1, अब इसके अंदर ही देख रहा है कंडीशन क्या है, दूसरी विराम में रखी है और दोनों के द्रव्यमान कैसे हैं, समान है। ये कंडीशन है। ठीक है ना, इसी कंडीशन को हम फिर से कर रहे हैं। अब द्रव्यमान को समान नहीं लेते हैं ना। अब इसकी दूसरी 2.1 मान 2.1 में मान लो कि m1 बराबर m2 था, अभी 2.2 ले लेते हैं। 2.2 इसी के अंदर दूसरी वाली विरामावस्था में रखी है और दोनों के द्रव्यमान समान है, टक्कर। अब क्या कंडीशन बन रही है, अब दोनों वस्तुओं की दूसरी वाली वस्तु विरामावस्था में है और में संघट्ट हो रही है। लेकिन संघट्ट में क्या कंडीशन है, संघट्ट में क्या कंडीशन है, मान लो कंडीशन ये है m1 सो ग्रेटर देन m2, ये कंडीशन है। मतलब मान लो पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम है और दूसरी वाली वस्तु रखी है और उसमें संघट्ट हो रही है। बात समझ आई? आगे होगी। पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, ए का द्रव्यमान बहुत ज्यादा, मान लो ये है ए बहुत बड़ी वस्तु है, ए बी छोटी सी, और ये बी रखी है और ये आकर इससे टकरा रही है। ये आकर से क्या कर रही है, टकरा रही है। जैसे बहुत भयंकर का ट्रक रोड पर रखे किसी ड्रम से टकरा रहा हो, अब क्या होगा बताओ मुझे, अब क्या होगा? इन दिस केस जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो मैं रिजल्ट बता देता हूँ। इन दिस जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होता है, v1 बराबर u1 मिलेगा और जो v2 है वो अप्रोक्स टू u1 मिलेगा। मतलब क्या हुआ, अप्रोक्स, अप्रोक्स मतलब लगभग लगभग। यानी यहाँ देखो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि कोई भारी वस्तु ब्रह्म अवस्था में रखी दूसरी वस्तु से टकराती है, कोई भारी वस्तु ब्रह्म अवस्था में स्थित किसी दूसरी वस्तु से आकर के प्रत्यासंघट्ट करती है, मान लीजिए, तब पहली वाली वस्तु का वेग जो है वो वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो v1 बराबर e1, तो पहली वाली वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरी वाली वस्तु जो है, जो विराम में रखी थी, वह पहली वस्तु के दोगुने वेग से गतिशील हो जाएगी, यानी वह डबल वेग से फिक जाएगी, यानी फिक जाएगी। तो क्या होता है सड़क पर, जैसे एक अच्छा ट्रक चला रहा है और एक छोटे से ड्रम से टकरा है, तो ड्रम दूसरे वेग से फिक जाता है, हवा में उछल जाता है। तो ये है कि अगर एक बहुत भारी वस्तु ब्रह्म अवस्था में स्थित किसी दूसरी वस्तु से संघट्ट करती है, तो भारी वस्तु की चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हल्की वस्तु भारी वस्तु के दुगने वेग से गतिशील हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन आपको यहाँ पर आ जाती है। ठीक है ना, 2.2 कौन सी हो गई है, 2। अब यहाँ पर एक और देखते हैं 2.3। अब इसका उल्टी कंडीशन कर देते हैं। अब मान लीजिए m1 सो लेस देन m2 है। अब ये है क्या है कि मान लीजिए पहली वाली वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम है। अब ये कंडीशन देखो, ये पहली है ए और ये है दूसरी बी, अब ये आकर के टकरा रही है। अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है ना, क्या होना है, पहली वस्तु का द्रव्यमान बहुत कम है, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है और दूसरी वाली वस्तु ब्रह्म अवस्था में है और पहली वाली उससे आकर के टकरा रही है। पहली वाली उससे आकर क्या करती है, टकराती है। तब जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तब हमारे लिए मिलता है, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो v1 की वैल्यू मिलती है -v1 और v2 की वैल्यू मिलती है 0। इन दिस केस जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सीधे रिजल्ट पर आ जाते हैं। v1 की वैल्यू मिलती है -v1, मतलब जो पहली वाली वस्तु है
वो उसी चाल से वापस लौट आएगी, माने V1 बराबर V1 माने चाल बराबर है, लेकिन साइन माइनस आ गया, यानी टकरा कर क्या होगी, वापस लौट आएगी। और दूसरी वाली वस्तु जो है वह रुकी थी और रुकी ही रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि जब कोई टेनिस बॉल किसी दीवार से टकराती है, किसी पत्थर से टकराती है, किसी बहुत भारी वस्तु से टकराती है टेनिस की बॉल, तो टेनिस की बॉल टकरा कर उसी दिख से वापस लौट आएगी, जितनी जोर से मारोगे बॉल उतनी जोर से वापस लौटेगी। लेकिन दूसरी वाली वस्तु, उसमें कुछ नहीं होगा, वो वही रहेगी। दीवार में कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो दीवार यानी मैंने एक मकान मालिक का के उसमें हमने एक टेनिस बॉल मारी, तो टेनिस बॉल उसी वेग से पीछे लौट आएगी, लेकिन दीवार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या रिजल्ट मिला कि जब कम द्रव्यमान की कोई वस्तु बहुत ब्रह्म अवस्था में रखी भारी वस्तु से टकराती है, ब्रह्म अवस्था में रखी भारी वस्तु से टकराती है, तो हल्की वस्तु उसी चाल से वापस लौट आती है पीछे की ओर, जबकि भारी वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी कुछ कंडीशंस थी, ये आप लोगों को या किताब पढ़ने में पुस्तक में मिलेंगी, तो उसको हाईलाइट कर लेना और ये छोटी छोटी चीजों को याद रखना। विकल्प में आपको, वैसे तो नहीं, पर आपको क्या है में विकल्प में आपको ये पूछी जा सकती है। ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा हानि, या ऊर्जा का अपव्यय। ठीक है ना। आपको प्रश्न आता है बच्चों, कौन सी संघट्ट है, अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो अपन ने क्या बोला था, अप्रत्यास्थ संघट्ट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने, उसमें अपन ने पढ़ा था अप्रत्यास्थ संघट्ट में कि इस संघट्ट में संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन गतिविधि तो संरक्षित नहीं रहती है। ठीक है ना। संवेग तो कैसा रहता है, संवेग तो संरक्षित रहता है, किंतु गतिविधि संरक्षित नहीं रहती है। ये अपन ने इसमें क्या किया था, पढ़ा था। ठीक है ना। अब हमारे लिए इसी केसेस को यहाँ पर पढ़ना है, तो और अपन देखते हैं कि इस समय ये क्या निकलती है, इस समय ये क्या निकलती है। ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन आता है कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की हानि होती है, सिद्ध कीजिए और साथ में ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। क्या आता है क्वेश्चन बच्चों, क्या आता है कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। पहले तो सिद्ध भी कीजिए ऊर्जा की हानि होती है और ऊर्जा हानि की गणना कीजिए, या सिर्फ सीधा आ जाता है एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा हानि की गणना कीजिए। ठीक है ना, ये अपन को करना है। तो चलिए इस संघट्ट को अपन आगे बढ़ाते हैं कि इस समय इसमें क्या होगा। ठीक। तो एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में यहाँ पर पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट की बात करेंगे। तो इसमें क्या है, मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ। ये मान लीजिए एक और एक दो वस्तुएं हैं ए और बी, इसका द्रव्यमान है m1, इसका द्रव्यमान है m2। ठीक है ना। अब ये आकर के इससे टकराती है, ये आकर से टकराती है। ठीक है ना, ये आकर से क्या कर रही है, टक्कर मार रही है। ठीक है, मान दो। अब इसकी चाल मान लीजिए, अब यहाँ पर दो कंडीशन है। देखो हमें जो ऊर्जा हानि निकालनी है यहाँ पर संघट्ट में, हम ये मान के चलते हैं कि बी वाली बनाव अवस्था फिर आकर के टकराती है, क्योंकि वो तो अपने अपने केसेस हैं। तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो चाल है वो मान लीजिए यू है, यू चाल से आ रही है और U1 है, और इसकी चाल जो है U2 ये 0 है, माने रखी है, इसमें इसमें कोई गति नहीं है। ठीक है ना, ये ब्राह्म में है। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा हानि समझा रहा हूँ। ठीक है ना। तो अपन ने माना ए और बी दो वस्तुएं हैं, इनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 है। ए वस्तु U1 चाल से आती है और बी जो कि ब्रह्म अवस्था में उससे संघट्ट करती है, और संघट्ट के पश्चात दोनों वस्तुएं आपस में जुड़ जाती हैं, दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है और भी चाल से चलने लगती है। ठीक है ना। तो ये है संघट्ट के पूर्व की कंडीशन, संघट्ट के पूर्व में, और ये संघट्ट के पश्चात। ठीक है बच्चों, क्या देखा आपने, कंडीशन याद होगी, हाँ होगी क्या, माना ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए का द्रव्यमान m1 और बी का द्रव्यमान m2 है। ए U1 चाल से आती है और बी से टकराती है, बी यहाँ पर ब्रह्म अवस्था में, और टक्कर के पश्चात दोनों जुड़ जाती हैं और उसी दिशा में भी संयुक्त वेग भी से गतिशील हो जाती है। तो कौन सी संघट्ट है, एक विमीय पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट है। ठीक है ना। तो अब पहले निकालते हैं संघट्ट के पूर्व। तो
संघट्ट के पूर्व संवेग तो क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2 इंटू 0 तो बराबर आएगा m1u1, क्योंकि इसका संवेग तो 0 है तो रुकी है ना, नहीं रुकी है, संघट्ट के पूर्व आ गया। अब संघट्ट के पश्चात संवेग क्या होगा, संघट्ट के बाद इनका संवेग क्या होगा m1 प्लस m2, इनका द्रव्यमान हो जाएगा और जी इसकी चाल हो जाएगी। तो m1 प्लस m2 इंटू डी, क्यों, क्योंकि दोनों वस्तुएं जुड़ गई ना, तो इसका द्रव्यमान m1 था, इसका द्रव्यमान m2 था, अब दोनों जुड़ गई तो टोटल द्रव्यमान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 और चाल है वो v। अब संवेग संरक्षण नियम लगा दो, संवेग संरक्षण नियम से, अभी संवेग संरक्षण नियम लगा दो तो क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v बराबर आ जाएगा m1u1। तो यहाँ से v बराबर क्या आ जाएगा m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमें मिल गया संघट्ट एक विमीय अपृष्ठ संघट्ट में संघट्ट के पार वस्तु की चाल का सूत्र। एक विमीय अपृष्ठ संघट्ट में संघट्ट के पश्चात वस्तु की चाल क्या होती है m1u1 बटे m1 प्लस m2। केस क्या है, दूसरी बारी बराबर है तब की बात है, ठीक। अगर ये बराबर नहीं होती तो m2 और आ जाता, m2 और आ जाता, ठीक। अब अपन को क्या करना है, इनकी गतिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है ना। क्या निकाला है, इनकी गतिज ऊर्जा। संघट्ट के पूर्व की गतिज ऊर्जा निकालेंगे और संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा निकालेंगे और फिर देखते हैं कि ज्यादा कौन सी है, ठीक है ना। चलो निकालते हैं। तो संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा, इसको नाम K1 दे देते हैं। तो क्या हो जाएगी 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस दूसरे की 0 हो जाएगी, इसकी तो क्योंकि तो बराबर में रखी ना, इसमें गतिज ऊर्जा होगी नहीं, तो कितना आएगा 1/2 m1u1 स्क्वायर। अच्छा, संघट्ट के पश्चात निकालो, संघट्ट के बाद K2 दे दो, तो 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 m v स्क्वायर, लेकिन इसका द्रव्यमान m1 प्लस m2 है और चाल भी है, तो 1/2 m1 प्लस m2 इंटू क्या आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे v का मान लिखना है, तो 1/2 m1 प्लस m2 और v का मान ये है, ये रख दो। तो क्या आ जाएगा v स्क्वायर है ना, तो आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटे m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी। क्लियर है ना, v की चाल का मान दिया। अब स्क्वायर से इसका ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा हमें 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बटे m1 प्लस m2, ये मिलेगा। तो ये मिल गई हमें संघट्ट के पश्चात उनकी क्या गतिज ऊर्जा, क्या मिल गई हमें संघट्ट के बाद उनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये हानि हुई है कि नहीं हुई है, पता कैसे चलेगा। तो अपन क्या करते हैं, अनुपात निकाल देते हैं। अगर अनुपात 1 से बड़ा आता है तो हानि हुई है, अगर अनुपात 1 से छोटा आता है तो फिर लाभ हुआ है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं K1 बटे K2 का मान निकालते हैं। K1 माने संघट्ट के पूर्व गतिज ऊर्जा, K2 मतलब संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा। वेरी गुड, निकालो। तो K1 की वैल्यू कितनी है 1/2 m1u1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, अब इसको व्युत्क्रम कर दूंगा है ना नीचे वाले को, तो आंसर आएगा हमारा m1u1 स्क्वायर गुणक, इसको उल्टा कर दो m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर नहीं था, सॉरी फॉर दैट, ये स्क्वायर नहीं था, m1 प्लस m2 और ये नीचे आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर। तो e1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कट गया और m1 से स्क्वायर क्या कट गया, आंसर मिला हमें m1 प्लस m2 और नीचे आएगा m1, इतना आंसर मिलेगा, ठीक है। K1 अपॉन K2 का मान क्या मिला m1 प्लस m2
m1 प्लस m2 अपॉन m1, यहाँ पर m1 अकेला है, m1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कैंसिल कर दो, m1 इंटू m2 लिखते एक काट दो, तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 मिला। अब चूंकि इन दोनों बताओ बड़ा कौन होगा, बड़ा कौन होगा ये बड़ा होगा ऊपर वाला, तो चूंकि m1 प्लस m2 बड़ा होगा m1 से, नहीं होगा, हाँ होगा, तो ये बड़ा है तो यहाँ पर k1 बड़ा हुआ k2 से, तब या इसलिए लगा दें यहाँ पर, इसलिए k1 बड़ा होगा कैसे k2 से, ठीक है ना, k1 बड़ा होगा k2 से। तो हमें क्या मिला यहाँ पर, अब जरा इस बात को देखो ध्यान से, ये बहुत कमाल की चीज है, हमें क्या देखने को मिला, कमाल की चीज है, क्या आई, तो हमने क्या देखा इसमें कि m1 मतलब संघट्ट के पूर्व जो उनकी गतिज ऊर्जा है वो ज्यादा थी और संघट्ट के पश्चात क्या थी, कम थी, कम हो गई है, इसका मतलब वो ऊर्जा की हानि हुई है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की हानि होती है, ये क्वेश्चन आया हानि होती है, ये सिद्ध करना है, और फिर आपको आया ऊर्जा की कितनी हानि हुई ये भी पता कीजिए। तो अभी हमने किया है ऊर्जा की हानि हुई है, हमने सिद्ध कर दिया, कैसे, तो फिर से देख लीजिए, माना ए और बी दो वस्तुएं हैं, ए का द्रव्यमान m1, बी का द्रव्यमान m2 है, ए E1 चाल से आती है और बी विराम अवस्था में और इससे जाकर के संघट्ट करती है और संघट्ट के पश्चात वो जुड़ जाती हैं और भी चाल से चलने लगती हैं, ठीक। तो संघट्ट के पूर्व संवेग m1 E1 पहली वस्तु का और दूसरी का m2 इंटू 0, तो टोटल संवेग हो गया m1 E1। संघट्ट के पश्चात m1 प्लस m2 इनका संवेग द्रव्यमान हो गया, चाल भी है तो इनका संवेग हो गया m1 प्लस m2 इंटू v। अब संवेग संरक्षण नियम से क्या आएगा, संघट्ट के बाद का संवेग बराबर संघट्ट के पहले का संवेग, दोनों को बराबर कर दो तो यहाँ से v का मान निकल आया, तो संघट्ट के बाद इसकी चाल हो जाएगी m1 E1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वेशन फर्स्ट दे दी। अब संघट्ट की पूर्व गतिज ऊर्जा, तो पहली वाले की हो जाएगी 1/2 m1 E1 इसका, दूसरे वाले की 0, क्योंकि दूसरी तो विराम अवस्था में है तो इसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी, तो यहाँ पे मैंने शून्य लिख दिया, तो यहाँ पर 1/2 m1 E1 इसका, ये संघट्ट के पहले गतिज ऊर्जा। संघट्ट के बाद गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर, क्योंकि संघट्ट के बाद द्रव्यमान हो जाएंगे m1 प्लस m2 और चाल हो जाएगी v। अब मैंने यहाँ पर v का मान लिख दिया, v का मान ये है m1 E1 अपन m1 प्लस m2, तो स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो आ जाएगा m1 स्क्वायर E1 स्क्वायर अपन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। अब m1 प्लस m2 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया m1 स्क्वायर E1 स्क्वायर और नीचे 2 इंटू m1 प्लस m2। अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो, 1 में 2 का भाग दे दो या k1 में k2 का भाग दे दो, तो k1 बटे k2, तो k1 की वैल्यू है 1/2 m1 E1 स्क्वायर, k1 को k2 की वैल्यू 1/2 m1 स्क्वायर E1 स्क्वायर अपन m1 प्लस m2, तो 1/2 कैंसिल हो गया। अब m1 E1 स्क्वायर, अब एक भिन्न के बटे में दूसरी भिन्न हो तो उसका व्युत्क्रम करके गुणा कर देते हैं, तो इसका मैंने व्युत्क्रम कर दिया m1 प्लस m2 बटे m1 स्क्वायर E1 स्क्वायर। अभी E1 स्क्वायर से E1 स्क्वायर कैंसिल और m1 से इसका m1 का स्क्वायर कैंसिल, तो इतना मिलेगा हमें m1 प्लस m2 अपन m1। अभी क्लियर है कि m1 प्लस m2 m1 से बड़ा है, तो अगर ये ऊपर का अंश यहाँ पर हर से बड़ा है तो यहाँ पर भी अंश हर से बड़ा हुआ, क्योंकि दोनों भिन्न आपस में बराबर है, तो अगर ये इससे बड़ा है तो k1 बड़ा हुआ k2 से, तो इसका मतलब हुआ कि एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की हानि होती है। क्यों, क्योंकि संघट्ट के पहले की गतिज ऊर्जा ज्यादा है और संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा कम है, तो आपको लिख देना है इस प्रकार स्पष्ट है, एक विमीय अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा की हानि होती है। इतना सबको क्लियर हो गया, हाँ क्लियर हो गया। अब ऊर्जा हानि कितनी होती है वो निकाल रहा है, ऊर्जा हानि की गणना कर रहा है, ऊर्जा की हानि, ठीक है ना। तो ऊर्जा की हानि कितनी हुई, ऊर्जा हानि हो जाए डेल्टा के बराबर k1 माइनस k2। k1 संघट्ट की पूरी जो गतिज ऊर्जा है उसमें से संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा घटा दो तो निकल आएगी, तो इसकी वैल्यू थी 1/2 m1 E1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 स्क्वायर E1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं भाई 1/2 m1 E1 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 1/2 m1 E1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो ऊपर से बचेगा m1 और नीचे बचेगा m1 प्लस m2। क्या आएगा हमारे पास m1 E1 स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर एलसीएम आएगा m1 प्लस m2, तो इसके यहाँ गुणा कर दो तो m1 प्लस m2 और माइनस m1।
अब m1 से m1 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास m1 और यहाँ से क्या बचा m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास ऊर्जा की हानि है, इतनी हानि होती है डेल्टा के बराबर, इतनी हानि होती है। ठीक है ना, कैसे आया भाई, m1 अपॉन 2 m1 u1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। अब मैंने 1 अपॉन 2 m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, m1 u1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारा कुछ नहीं बचा, ये बचेगा, और यहाँ से m1 बचेगा और m1 प्लस m2 बचेगा। u1 स्क्वायर तो बाहर आ गया और m1 भी एक बाहर आ गया। अब m1 प्लस m2 को एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस m2 के यहाँ गुणा हो जाएगा और माइनस m1 से m1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा m1 m2, इसके यहाँ से गुणा कर देंगे तो m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू m1 प्लस m2 इतना बचा। ये ऊर्जा की हानि है। तो आपसे कोई पूछे अगर कि एक विमीय अप्रत्याश संघट्ट में ऊर्जा की हानि कितनी होती है, कितनी होती है m1 m2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, इतनी होती है। और ऊर्जा हानि भी होती है, वो यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो जी हमारे पास यहाँ पर एक विमीय संघट्ट के बारे में सारा कुछ खत्म। अच्छा, द्विविमीय संघट्ट क्या कहलाती है, इसकी जान भर लो के लिए इसके लिए द्विविमीय संघट्ट। तो यदि दो वस्तुएं आपस में संघट्ट करें, संघट्ट के बाद वो अलग अलग दिशाओं में चली जाए, अलग अलग दिशा में चली जाए, इस प्रकार की संघट्ट को अपन बोलते हैं द्विविमीय संघट्ट। कौन से संघट्ट बोलते हैं, द्विविमीय संघट्ट। तो द्विविमीय संघट्ट के बारे में और कुछ अपन को ज्यादा उसमें है नहीं है कि परिचय भर है, तो अपन ने कर लिया। यहाँ पर हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब अगर इसमें कुछ और चीज कोई छोटी होगी तो अगले लेक्चर में ले लेंगे, नहीं तो हम फिर अध्याय 6 अगले लेक्चर में अध्याय 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार।